हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं कि वी आर स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल न्यूज। धीरे धीरे करके हम नेशनल न्यूज पे जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल नेशनल का मिला के अगर कुछ हुआ है, डिफेंस में अगर कुछ हुआ है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड देन लास्ट में हर दिन आप देखेंगे, मोस्टली हर महीने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। जैसे इस बार 10 अगस्त को दो बहुत इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से लेट्स स्टार्ट। यहां सबसे पहले सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकेडमी ने इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को रिसेंटली ज्वाइन किया है। रिसेंटली कल ही। अच्छा, हम कैसे करने वाले हैं? हम आज कल का, जैसे आज 11 अगस्त को हम 10 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अब 12 अगस्त को जो सेशन आएगा उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि 11 अगस्त को क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने काफी बार सुना होगा कि भाई सीबीआई में ये केस ट्रांसफर हो गया। इनफैक्ट रिसेंटली आपने सुना होगा मणिपुर वायलेंस केस के 11 ऐसे केसेस या एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली हमने बहुत बार सुना होगा न्यूज में, जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस चल रहा था, तब केस लोगों ने ये मांग की थी कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। तो भाई ये सीबीआई है क्या? सीबीआई बेसिकली इंडिया की डोमेस्टिक, मतलब इंडिया को ही बिलोंग करने वाली एक ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बॉडी है। ठीक है, और उसी को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉमन बॉडी एग्जिस्ट करती है जो सेम सीबीआई जैसे सिमिलर इनफैक्ट फंक्शंस है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसके बहुत सारे कंट्रीज पार्ट है। दैट इज इंटरपोल। तो इसी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को सीबीआई ने ज्वाइन किया है। अब ये क्यों ज्वाइन किया है और इस टाइप की चीजें क्यों करते हैं? भाई आप खुद इमेजिन करो कि आप अकेले पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज के लिए, अकेले किसी सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप प्रिपेयर करोगे, अच्छे से भी कर लो, लेकिन उसके बजाय अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन करते हो जो सिमिलर चीज की पढ़ाई कर रही है, सिमिलर चीज की रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या आपका नॉलेज एनहांस नहीं होगा? क्या आपकी ट्रेनिंग इनहैंस नहीं होगी? इसी तरीके से सीबीआई ने इंटरपोल को ज्वाइन किया है, इस एकेडमी को बेसिकली ज्वाइन किया है। वहां पर एक साथ ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें नई नई इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स, टेक्नोलॉजीज, चीजें जानने को मिलती हैं और सीखने को मिलती है। सो दिस इज द एंटायर रीजन व्हाई सीबीआई हैज ज्वाइंड इंटरपोल एकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भाई मेरी माटी मेरा देश नाम की कैंपेन आपने सुना होगा। 30 जुलाई को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात में बोला था कि 77th इंडिपेंडेंस डे जो हाल ही में आने वाला है, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इस स्लोगन को जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। उसी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, महाराष्ट्र स्पेसिफिक। ठीक है, तो भाई ये मेरी माटी मेरा देश, ये कैंपेन है क्या? ये बेसिकली कैंपेन है अपने देश के बारे में पेट्रियोटिज्म, लोगों में इस भावना को बढ़ाने का। हम बेसिकली इस कैंपेन में या इस स्लोगन के अंदर क्या करने वाले हैं? इस स्लोगन के अंदर जो हमारे मार्टर्ड ब्रेव हार्ट्स थे, जो हमारे शहीद सोल्जर्स थे, उनको हम ट्रिब्यूट पे करेंगे और उनको हम एक दिन कम से कम बैठकर याद करेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे लिए, बेसिकली हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही सोल्जर्स जहां पे हैं वहां है ना, चाहे आर्मी, चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स, हमको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्लोगन के अंदर या इस कैंपेन के अंदर मेरी माटी मेरा देश, इस देशभक्ति की भावना को जो हमारे सबके अंदर थोड़ी बहुत है या हमारे सबके अंदर है ही, उस चीज को जो हम दबा के रखते हैं, रोज की लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है इसके बारे में, इसको बाहर निकाल के इसके बारे में बात की जाएगी। दिस इज द एंटायर कैंपेन मेरी माटी मेरा देश अबाउट। अब यहां पे क्योंकि वर्ड आया है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के सीएम के बारे में, तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको स्टैटिक में पूछी जा सकती है। जैसे सिंपल सी चीज है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? हम सबको पता है, मुंबई। सीएम कौन है? यहां पे ही दिए हुए हैं, मिस्टर एकनाथ शिंदे। डेप्यूटी सीएम कौन है? डेप्यूटी सीएम हमारे हैं मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। इस टाइप की कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जब भी कोई करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ हम स्टैटिक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं NITIE, ये बेसिकली इंडिया का 21st नंबर का IIM बन चुका है। मतलब अभी तक इंडिया में IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 20 थे, अब 21 हो चुके हैं और महाराष्ट्र को अपना दूसरा IIM मिल चुका है। एक ऑलरेडी IIM एग्जिस्ट करता है, IIM नागपुर, सुना होगा, देखा भी होगा कई सारे लोगों ने। इसके अलावा सेकंड नंबर पे एक और, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है NITIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको अब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या फिर इसको IIM घोषित कर दिया गया है। रादर जैसे IIM को हमेशा आप जगह के नाम से जानते हैं, आप IIM अहमदाबाद बोलते हैं, IIM इंदौर बोलते हैं, इसको बोला जाएगा IIM मुंबई। सो IIM मुंबई के नाम से इसको डेजिग्नेट किया गया है। इंडिया का ये कौन-से नंबर का IIM है? 21st नंबर का। महाराष्ट्र में ये कौन-से नंबर का है? ऑलरेडी एक IIM नागपुर एग्जिस्ट करता था, तो महाराष्ट्र में ये दूसरे नंबर का IIM है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जैसे कि आप यहां नीचे देख सकते हैं, ये हर साल रिलीज की जाती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के इंस्टीट्यूशंस की कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड, कुछ स्कोर्स पे बेस्ड, जैसे कि प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया, एकेडमिक रिसर्च इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया, इस तरीके के क्राइटेरियाज को यूज करके इनकी इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग निकाली जाती है। उससे आपको पता चलता है अच्छा कौन सा इंस्टीट्यूट कितना ज्यादा अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में या अपने सब्जेक्ट मैटर में। तो मैनेजमेंट की कैटेगरी में NITIE की रैंकिंग 7th आती है 2023 की लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के हिसाब से। बहुत बार एग्जाम में आपसे NIRF रैंकिंग पूछ ली जाती है, तो हम यहां बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कैटेगरी के इंस्टीट्यूट्स के बारे में। इसी तरीके से इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के कैटेगरीज की अलग अलग रैंकिंग्स निकालते हैं। कौन निकालता है रैंकिंग? NIRF। तो यहां पे जिस इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर किया गया है कि IIM मुंबई है अब से ये, उनकी NIRF रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी है, टॉप 10 में आते हैं वो मैनेजमेंट की कैटेगरी में। उनकी रैंक क्या है? इट्स 7th। ओके, नेक्स्ट भाई, वेरी 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 इंटरेस्टिंग न्यूज। इंडिया ने बोला है कि हम ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेंगे। कोई भी फोरम क्या होता है? बेसिकली आप कहीं भी देखना, किसी भी चीज से रिलेटेड फोरम होता है, मूवीज से रिलेटेड तक फोरम होता है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे सारे लोग जो कॉमन इंटरेस्ट होल्ड करते हैं या सिमिलर चीज पे इंटरेस्ट रखते हैं, वहां जाकर बात कर सकते हैं, आइडियाज, नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडिया यहां पे क्या लॉन्च करने की बात कर रहा है? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। तो ये ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम क्या है? ब्रिक्स में सबसे पहले समझते हैं, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 5 कंट्रीज को मिलकर बनाई जाती है, BRICS। और आपको इन 5 कंट्रीज का नाम बहुत आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि इस शॉर्ट फॉर्म में ही सारे कंट्रीज के नाम है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, हम भी उसका पार्ट है, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री ब्रिक्स में है। अब आप रिसेंट न्यूज में देखेंगे और हम आगे भी आने वाले न्यूज में ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से ब्रिक्स का पार्ट बनने का, क्योंकि ये बहुत इलीट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट के लिए काम करती है ये। रिसेंटली अल्जीरिया ने भी इंटरेस्ट शो किया है, ब्रिक्स बैंक का वो पार्ट बनना चाहते हैं। ब्रिक्स बैंक ग्रुप एक होता है, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। मे भी कंसिडर किया जाए, मे भी नहीं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं, इंडिया क्या लॉन्च कर रही है? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। ये ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम क्या होता है? हम पहले समझते हैं स्टार्टअप क्या होता है। हम सबने सुना होता है कि इंडिया में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रही है स्टार्टअप्स को। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टार्टअप कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने बचपन के स्टेज में है, अपने नेसेंट स्टेज में है, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर ने अपनी कोई भी सर्विस या गुड्स लॉन्च किया है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने कंपनी स्टार्ट की जो अभी अपने बचपन के स्टेज में है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। इट इज स्टार्टिंग अप। तो उसी से ये वर्ड आया है, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि गवर्नमेंट इंडिया की और इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी स्टार्टअप्स को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? इनको प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप इमेजिन करो, इंडिया में अगर जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी, है ना, स्टार्टअप्स ले लो जैसे यहाँ पे, जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी उतने ही ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। लोगों को हायर करने के साथ हर कंपनी कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट डेवलप कर रही होगी, है ना। तो 2 चीजें यहां से हमको सामने सामने दिख रही हैं जो अचीव हो रही है। पहला, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा क्योंकि यहीं के लोगों को वहां पे एम्प्लॉय करके रखेंगे ना। और दूसरा, प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेंगे तो
बहुत सारे ऐसे जब प्रोडक्ट्स डेवलप हो जाएंगे तो हमको कम से कम डिपेंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए। जैसे अभी हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ड्रोन्स पे फोकस कर रहे हैं। ड्रोन्स इज द न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजी, हर जगह यूज किया जा रहा है, चाहे पुलिस से लेके एग्रीकल्चर तक चले जाए। तो इन्हीं ड्रोन्स के लिए अगर कोई स्टार्टअप डेवलप ना करती, जो कि कर रहे हैं, इन केस ना करती इंडिया में, तो हमको इन्हीं ड्रोन्स के लिए डिपेंड करना पड़ता किसी और कंट्री पे और वहां से इंपोर्ट करना पड़ता। इसलिए सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनने के लिए स्टार्टअप्स पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फोकस करती है गवर्नमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च करते टाइम या इस बारे में बात करते टाइम, पीयूष गोयल जी कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप रिपीटेडली जब ये चीजें न्यूज में पढ़ते हो ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। कल फिर से न्यूज में कुछ होगा, ये कुछ लॉन्च करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा कल ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम में भी तो इन्हीं ने बात की थी, तो अच्छा ही इज आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे अगर हम रेगुलर अपडेटेड रहेंगे तो हमको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया था, इस चीज को लॉन्च किया था, और बात करते टाइम उन्होंने बोला था कि हम फोकस करेंगे किस चीज पे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्शन systems पे। तो अगेन दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्टार्टअप ओनली एंड सपोर्ट इंडिया कैन ऑफर टू ब्रिक्स कंट्रीज। मतलब अब हम सिर्फ इस लेवल पे नहीं आ चुके हैं कि भाई हम खुद का अपना खुद कारोबार संभाल लेंगे या अपना खुद चीजें संभाल लेंगे। हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि दूसरे ब्रिक्स मेंबर्स को भी, जो हमने अभी डिस्कस किया ना, जितने मेंबर कंट्रीज हैं, उनको भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हेंस ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्शन सिस्टम, स्टार्टअप्स लाकर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके पूरा प्रोडक्शन सिस्टम ट्रांसफॉर्म करने पे फोकस यहां किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अच्छा, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़े लेवल का अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन में आपको सिर्फ ये जान लेना है कि अच्छा किनको अपॉइंट किया गया है, किस ओहदे पर, किस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है, और अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत कम केसेस में जो कि आपसे पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा या जब चांसेस है, आई लेट यू नो। कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि अच्छा इनको अपॉइंट किया गया है तो इनको किसके जगह रखा गया है ना? तो वो जब इन केस ऐसी चीज इंपॉर्टेंट होगी तो डेफिनेटली आई लेट यू नो। यहां पे हमारे लिए सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट है, 2 अपॉइंटमेंट्स कल की डेट में हुए थे। क्या क्या? एक तो एडिशनल डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाए गए हैं, कौन? एस परमेश। ठीक है, कौन? एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाए गए हैं एस परमेश, पहला अपॉइंटमेंट हो गया। और दूसरा, IRDAI ने अप्रूव किया है, बेसिकली अप्रूवल दिया है अपना, क्या? SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO बनाने के लिए, नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कौन बनने वाले हैं? ये हैं मिस्टर अमित झिंगरन। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। अगेन आपको नाम सुन के बहुत ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड याद कैसे रखूंगी, बट आप धीरे धीरे करके जब रिवाइज करोगे और इस चीज पे एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे ना, तो हमको खुद को अपने दिमाग की कैपेबिलिटी का नहीं पता होता। वहां हम MCQ में देखेंगे, हमको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा हमने SBI लाइफ के बारे में कुछ सुना था, वहां पे मिस्टर अमित झिंगरन के बारे में लिखा हुआ था, तो वो नाम या सरनेम से ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री स्विच करने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दिस इज अगेन रिलेटेड टू समथिंग दैट इज रिसेंटली हैपेंड। क्या? पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री स्विच कर रही है, विंडोज जो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लैपटॉप पर भी है, विंडोज होता है ना जनरली, या फिर आपके पास एप्पल है तो iOS होगा आपके पास, उस विंडोज से वो शिफ्ट करने वाली है लोकली डेवलप्ड, मतलब इंडिया में ही डेवलप्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। डिफेंस शिफ्ट कर रही है। ठीक है, पूरा का पूरा अपना अब वो सर्च इंजन या सारा का सारा सेटअप, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरा बैकग्राउंड में काम करता है, वो पूरा का पूरा उठाकर अपना विंडोज से ट्रांसफर कर रहे हैं माया। तो पहले तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है, जो लोकली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये क्यों किया जा रहा है? रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा, हो सकता है, एक मैलवेयर के बारे में, रादर रैंसमवेयर उसको बोला जा सकता है, उसके बारे में, एक तरीके का वायरस ही है ये, उसका नाम था अकीरा।
ठीक है, ये विंडोज खास तौर पे जिनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उनके सिस्टम को अटैक कर रहा था और उसके बाद सारा का सारा डेटा आपका निकाल कर और आपको ही ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर अपना डेटा वापस चाहिए तो हमको इतनी रकम पे करिए, इसलिए हेंस रैंसमवेयर। अब हम आम नागरिक तो ठीक है, हमारा क्या डेटा होगा, बैंक डिटेल्स होगा, ये सब होगा। डिफेंस इमेजिन करो हमारी कंट्री का, अगर हमारे डिफेंस का डेटा किसी के पास चला जाता है तो कितना ज्यादा बड़े लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकती है ये चीज। इसलिए जितना जल्दी हो सके, इस न्यूज को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे अकीरा को फेमस हुए या उसके बारे में न्यूज फैले हुए, और डिफेंस ने फटाक से अपना सारा का सारा फंक्शनैलिटी उठाकर विंडोज से लोकली डेवलप्ड कोई चीज है तो ऑब्वियसली भरोसे की होगी, उन्हीं के आंखों के सामने डेवलप हुई है, 6 महीने के अंदर डेवलप हुई है, सारा का सारा सिस्टम शिफ्ट कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया पर। ठीक है, उसको प्रॉपरली वेट किया गया है, इट हैज बीन वेटेड, मतलब इट हैज बीन गॉन थ्रू मेनी टेस्ट, हर तरीके से उसको फुल प्रूफ बनाया गया है और फिर सारा का सारा फंक्शनैलिटी शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट भाई, ये PASEX बेसिकली पैसेज एक्सरसाइज, उसका फुल फॉर्म है PASSEX, पैसेज एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, जिसमें इंडियन नेवी के साइड से INS चेन्नई, इंडियन नेवल शिप चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था, किनके साथ, रॉयल सऊदी नेवल शिप के साथ, उनका नाम था HMS अल जुबैल। और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कहां पे हुई है, ये एक्सरसाइज हुई थी रेड सी में। अब मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि इस टाइप की एक्सरसाइजेस होती क्यों हैं। ये भाई देखो, कई बार वॉर छिड़ गया तो बहुत सारी कंट्रीज को साथ में मिलकर करना पड़ता है डिफेंड, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा, अगर कहीं पे बहुत बड़े लेवल पे कुछ ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई किसी भी रीजन से, चाहे वहां अटैक हो गया या कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया जैसे कि सुनामी, फ्लड, ऑल दैट, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इन सब के लिए कई बार कंट्रीज की नेवी को, आर्मी को, इवन एयरफोर्स को साथ में आना पड़ता है काम करने के लिए। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, आप क्या अपने फ्रेंड के साथ डांस कर सकते हो या परफॉर्मेंस दे सकते हो डांस विदाउट कोरियोग्राफिंग इट या विदाउट प्रैक्टिसिंग टुगेदर? नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंडिया की जो नेवी या कोई भी कंट्रीज की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स साथ में मिलकर सडनली ऑफ यूज नहीं हो सकते, सडनली वॉर में साथ में नहीं लड़ सकते या सडनली ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए साथ में जाके इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते अगर उन्होंने साथ में एक्सरसाइज नहीं किया, साथ में प्रैक्टिस नहीं किया, उनको आता ही नहीं है कि अच्छा ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं और हम कैसे फंक्शन करते हैं और हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, उनको आता ही नहीं है अगर, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए रेगुलरली आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज या तो 2 तरीके की होती है, बायलैटरल या मल्टीलेटरल। तो यहां बायलैटरल का मतलब होता है 2 कंट्रीज साथ में मिलकर कोई एक्सरसाइज कर रही है, मल्टीलेटरल का मतलब होता है सेवरल कंट्रीज साथ में मिलकर कोई एक्सरसाइज कर रही है। तो आप देखेंगे रूटीनली, हम आगे जाके करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे, रूटीनली इस टाइप की एक्सरसाइजेस अलग अलग कंट्रीज के कॉम्बिनेशन में होती रहती है। इंडिया यूएस के साथ भी करता है, यूएस की आर्मी के साथ इंडियन आर्मी करती है, यूएस के एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स करती है। इस तरीके के एक्सरसाइजेस काफी रेगुलरली होते रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, या एक्सरसाइज का नाम बता देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था या इंडिया के साथ किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे नीरज चोपड़ा जी सब लोग ही जानते हैं उनको, जैवलिन थ्रोअर। अब इस समय वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं, इससे पहले वर्ल्ड नंबर 2 थे। रिसेंटली उन्होंने चैंपियनशिप में जीतकर अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 बना लिया है। वो पूरे के पूरे 28 एथलीट्स के कंटेजियन को, ग्रुप को लीड कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं कहां पे, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब ये होने वाली है अगस्त 19 से स्टार्ट, तो जब तब स्टार्ट होगी उसके रिजल्ट्स के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है कि एक तो वर्ल्ड नंबर 1, क्योंकि यहां पे नीरज चोपड़ा जी का नाम मेंशन हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इस समय जैवलिन थ्रो मेंस की कैटेगरी में लीड पर या वर्ल्ड नंबर 1 पे यही है। और दूसरी चीज, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है जो अगस्त 19 से होने वाला है, ये किस जगह हो रहा है। बहुत बार स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये हो कहां पर रहा है, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड। तो भाई ये हो रहा है यहां पर बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी एक कंट्री है, वहां पे बुडापेस्ट एक बहुत फेमस सिटी है, सबको ही पता होगा। बुडापेस्ट हंगरी में ये हो चुका है या होने वाला है, रादर 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इनको बोला जा रहा है रीनिंग,
डायमंड लीग चैंपियन चोपड़ा। डायमंड लीग एक बहुत बड़े लेवल का चैंपियनशिप होता है जैवलिन थ्रो से रिलेटेड, एथलेटिक्स से रिलेटेड। उसको जीतने के बाद ही इन्होंने अपनी रैंकिंग ऊपर लाई है, ठीक है, इसलिए उनको डायमंड लीग चैंपियन बोला जाता है। डायमंड लीग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एंड लास्ट पर, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट में हम इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे। बहुत सारे डेज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज इसी तरीके से मनाए जाते हैं। फर्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और दूसरा आप देख सकते हैं वर्ल्ड लायन डे। सबसे पहले बायोफ्यूल समझते हैं, वेरी इजी। ऐसे चीजें जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। बेसिकली नॉन फॉसिल फ्यूल्स का आप एग्जांपल ले लें तो जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, सन से प्रोड्यूस करने वाली ऐसी सारी चीजें, इनको बोला जाता है रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहलाती है। फॉसिल फ्यूल अब यहां पे क्या हो गया, बहुत बड़ा एग्जांपल कोल, कोयला, इसको आप यूज करते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स को आप यूज करते हो तो ये रीजेनरेट नहीं होता, रिन्यू नहीं होता। मतलब कोयला खदान से आप निकालते जाओगे बहुत ज्यादा है, एक ना एक टाइम पे तो खत्म हो जाएगा ना, अर्थ पे भी कितना भी ज्यादा हो, लेकिन इतना यूज किया जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर उसको वापस से हजारों लाखों साल लगते हैं बनने के लिए। तो नॉन रिन्यूएबल है, वो खुद में रीजेनरेट नहीं होता, और इसलिए ऐसे फ्यूल से ऐसे चीजों पे शिफ्ट किया जा रहा है जो भाई खत्म ना हो, जो खुद रीजेनरेट हो जाए। जैसे सोलर एनर्जी अगर आप यूज करते हो तो क्या सूरज बुझ जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, वो खुद में रिन्यू होता है, खुद रिप्लेनिश होता है वो। तो ऐसे इनको बोला जाता है नॉन फॉसिल फ्यूल्स। उनकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अगेन 10 अगस्त को ही मनाई जाती है, वर्ल्ड लायन डे। लायन डे अगेन इसी चीज के बारे में इंपॉर्टेंस फैलाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे वाइल्ड कैट्स, चाहे लायन, टाइगर, इवन चीता, इंडिया में तो इनकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। इनका IUCN स्टेटस बहुत ज्यादा या तो एंडेंजर्ड या कुछ कुछ का तो एक्सटिंक्ट भी है ना। तो इसलिए वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, सिर्फ इसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लायंस नेचुरल हैबिटेट के लिए, हमारी जो पूरी फूड चेन चलती है उसके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर आपको लायन देखना है ना तो आप सिर्फ एक स्टेट जा सकते हैं, गुजरात। वहां पे गिर नेशनल पार्क जो है, सिर्फ वहीं पे आपको एशियाटिक लायंस अब मिल पाएंगे। एक टाइम पे इंडिया में बहुत, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैले हुए थे, बट अब सिर्फ एक जगह, और वहां पे भी क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली गार्ड के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ इसलिए। तो इतने बड़े लेवल पे उनको हंट किया गया कि पूरे के पूरे कंट्री में सिर्फ एक स्टेट में पाए जाते हैं। और इतनी खराब हालत है कि आप एशिया में चले जाएं तो एशिया में मुश्किल से 2 या 3 कंट्रीज से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे एशियाटिक लायन। हेंस ऐसे डेज डिक्लेयर करने की जरूरत होती है ताकि लोगों में उस दिन, अब आप न्यूज़पेपर खोलोगे, मैगजीन खोलोगे या करंट अफेयर्स का सेशन ही देख लोगे तो आपको पता चलेगा ना वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त, तो आपके दिमाग में कुछ एक अवेयरनेस क्रिएट तो होगी। कानों में शब्द जाने से भी अवेयरनेस क्रिएट होती है, और यही पूरा पॉइंट होता है किसी एक दिन को एज अ पर्टिकुलर डे डिक्लेयर करने का, इवन फ्रेंडशिप्स डे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडेज सेशन। हम वापस से मिलते हैं कल सेम तरीके से। आज जो हुआ है 11 अगस्त को, वो हम 12th को डिस्कस करेंगे। ये सारे सेशंस आपको सुबह ठीक 10:30 बजे यूट्यूब चैनल पे हमारे यस एकेडमी फॉर CS एंड लॉ पे मिल जाएगा, या सीधा यूट्यूब पे आप यस एकेडमी डालिए, करंट अफेयर्स सेशन डालिए और ये आपको सीधे मिल जाएंगे। आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो।